वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सी प्रोग्रामिंग थ्योरेटिकल सेशन। आज हम सी प्रोग्रामिंग को कंपेयर करके देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग को भी हम सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब हम इनको एज अ लैंग्वेज कंपैरिजन करेंगे हमें समझ में आएगा कि भाई सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज की तरह ही पढ़ी जा सकती है। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, सिमिलर कंटेक्स्ट पे हम सी लैंग्वेज में वैलिड कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। जैसे जो अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं उन्हीं का यूज़ करके हम इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें लिखते हैं। सिमिलरली सी प्रोग्राम लिखने के लिए जो जो चीज़ें मुझे अलाउड रहेगी उसको हम बोलेंगे वैलिड कैरेक्टर सेट्स। तो वैलिड कैरेक्टर सेट्स में क्या क्या पॉसिबल है? कैपिटल ए टू जेड अल्फ़ाबेट, स्मॉल ए टू जेड अल्फ़ाबेट, 0 to 9 नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स। तो ये सारे स्पेशल सिम्बॉल्स को कंबाइन करके आप सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, वैसे ही वैलिड कैरेक्टर सेट्स को कंबाइन करके हम सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स बनाएंगे। वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस को कंबाइन करके पैरास बनते हैं ऑन द सिमिलर कंटेक्स्ट। कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को कंबाइन करके हम इंस्ट्रक्शंस एंड सिमिलरली इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके सी प्रोग्राम समझने वाले हैं। तो पहले ये जो वैलिड कैरेक्टर सेट्स है, इसका मतलब ये है कि इनके अलावा कुछ नहीं लिख पाऊंगा मैं सी प्रोग्राम लिखते वक्त। कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स के अलावा जो कीबोर्ड पे अवेलेबल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। Constants are those quantity which never changes, variables are those quantity which may change, keywords are those word whose meaning is already known to C language। इसको हम और डिटेल में आगे देखने वाले हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन एंड देन बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शन वी राइट सी प्रोग्राम। तो अब हम एक एक करके डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे कांस्टेंट की तरफ। तो बेसिकली 3 टाइप के कांस्टेंट्स पॉसिबल हैं सी में लिखना, दैट इज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। जब भी मैं कोई नंबर लिख दूंगा सी प्रोग्राम में से, फॉर एग्जांपल मैंने सी प्रोग्राम में जाके कोड में 10 लिख दिया, तो 10 की वैल्यू सी प्रोग्राम में 10 रहेगी। 10 माने 9 एंड 10 माने 11 नहीं रहती है। तो 10 की वैल्यू फिक्स होगी प्रोग्राम में, 10 मीन्स 10। सो दैट्स वाई व्हेनेवर यू राइट इन ए नंबर डायरेक्टली इनटू सी प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। एंड अगर इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये हो गया इंटीजर कांस्टेंट, और इसमें अगर मैंने कोई डेसिमल पॉइंट लिखा तो ये हो गया फ्लोट कांस्टेंट। तो इस तरीके से 2 टाइप के नंबर कांस्टेंट्स हम यूज कर सकते हैं, एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। इसके अलावा कैरेक्टर कांस्टेंट भी होता है, जिसमें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, डिजिट्स या फिर स्पेशल सिंबल लिख सकते हैं सिंगल कोट्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जब कभी भी डायरेक्टली ऐसी वैल्यूज लिख देते हो कोड में, तब हम उनको बोलेंगे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रहेगी। 10 मतलब 10, 10.2 मतलब 10.2 रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिटर्न इनटू अ कोड। तो जब भी हम डायरेक्टली कोई चीज़ ऐसे कोड में लिख देंगे तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। अब आते हैं वेरिएबल के तरफ। तो वेरिएबल का मतलब है जो चीज़ चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जिस चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। टेक्निकली क्या होता है ना, किसी प्रोग्राम में वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम कुछ डेटा होल्ड करके रख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो इसको लिखते कैसे हैं, मतलब ये वेरिएबल होता कैसे है? तो वेरिएबल लिखने के लिए कुछ ऐसा लिखते हैं हम सी प्रोग्राम में। तो जब हम इंट स्पेस एक्स लिखते हैं और सेमीकोलन देते हैं, तो ये करता क्या है, एक मेमोरी ढूंढता है और उस मेमोरी को नाम दे देता है एक्स, और बता के रख देता है कि इस मेमोरी में हम फ्यूचर में इंटीजर टाइप की वैल्यू रखने वाले हैं। तो ये जो एक्स है इसको हम बोलेंगे एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल विच कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू। फिलहाल मैंने सपोज एक्स वेरिएबल में 1 डाला, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ एक्स में सिर्फ 1 पड़ा रहेगा। मैं फ्यूचर में एक्स में कुछ और भी डाल सकता हूँ, 12 भी डाल सकता हूँ। तो इसीलिए जो मेमोरी है जिसको हम नाम देते हैं, उस मेमोरी को दिए गए नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल या वेरिएबल नेम। और उस मेमोरी में आप जो वैल्यू रख रहे हो वो कभी भी चेंज कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब इसमें कितने टाइप के हमारे वेरिएबल्स रह सकते हैं, कितने टाइप की मेमोरीज हम अलोकेट कर सकते हैं? 3 टाइप की फिलहाल, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। अगर मैं इंटीजर टाइप का डेटा रखना चाहता हूँ तो इंटीजर वेरिएबल हो गया, फ्लोट टाइप का डेटा रखना चाहता हूँ तो फ्लोट वेरिएबल हो गया, कैरेक्टर टाइप का डेटा रखना चाहता हूँ तो कैरेक्टर वेरिएबल हो गया। अब आते हैं आगे, लेट्स मूव फर्दर। तो अगला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब ऐसे रिजर्व्ड वर्ड जिसका मीनिंग ऑलरेडी सी प्रोग्राम को पता है। ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। 32 कीवर्ड से कोई भी नाम आप मेमोरी को दे नहीं सकते।
ठीक है। तो टोटल अराउंड देर आर 32 कीवर्ड्स जिसका मीनिंग पहले से सी को पता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 32 कीवर्ड जो है वो मुझे याद रखने पड़ेंगे क्या? आंसर इज नो। ये जो 32 कीवर्ड्स है मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये 32 कीवर्ड्स जो है ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे कलेक्शन में सारी चीज़ें ऐड होती जाएगी, जैसे इंटीजर ऐड हुआ, फ्लोट ऐड हुआ, कैरेक्टर ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे मेमोरी में फिट होती जाएगी जैसे जैसे हम सी प्रोग्राम आगे आगे देखेंगे। तो 32 कीवर्ड्स आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक एक डेप्थ में जाते हैं कॉन्स्टेंट्स के। अब सी को बनाया है एक साइंटिस्ट ने या फिर रिसर्चर ने कॉल्ड एज डेनिस रिचे अलॉन्ग विथ कर्निंगम। तो डेनिस रिची ने जब सी बनाया तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो जो इंटीजर कांस्टेंट है इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है कि इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। अब इमेजिन करिए कि ये मेरा कोई सेक्शन है जिसमें मैं आपको कुछ लिख के दिखाने वाला हूँ। अगर ये सेक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो आपको, मैंने कोई नंबर नहीं लिखा या कुछ भी नहीं लिखा तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या लिखा है। तो आपको पता रहने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, कम से कम 1 डिजिट तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने अगर कोई 1 डिजिट लिख दिया तो आप अभी कंफर्म बता सकते हैं कि हाँ सर आपने 1 लिखा है। सो यू कैन कन्फर्मली से कि हाँ आपने 1 लिखा है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज पॉसिबल। सेकेंड, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट बना रहे हो तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप बोलेंगे सर मैं 1.0 लिख देता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1.0 का वैल्यू और 1 का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग में अगर आप उसको इंटीजर कांस्टेंट करके ट्रीट करना चाहते हो तो इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आ सकता एट एनी कंडीशन। तो इसीलिए सेकंड रूल जो डेनिस रिची ने बोला है वो ये बोला है कि इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट रूल है कि इंटीजर कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी रह सकता है या इंटीजर कांस्टेंट निगेटिव भी रह सकता है। और अगर आपने कोई साइन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। अगर आपने साइन नहीं दिया तो उसको वो पॉजिटिव समझेंगे। अगला है नो कॉमाज और ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में ना तो कॉमा अलाउड है ना तो ब्लैंक स्पेस अलाउड है। ये क्यों? देखिए क्या होता है ना, हम डेली रूटीन में ऐसा कुछ लिखते हैं 10,000, तो हमें आदत पड़ चुकी है ऐसा कुछ कॉमा वगैरह लिखने की। तो ना तो कॉमा ना तो ब्लैंक स्पेस अलाउड है अगर आप सी में कोई कांस्टेंट लिख रहे हो तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर मुझे सी में 10,000 लिखना है तो बिना कॉमा के या बिना स्पेस के ही लिखना पड़ेगा। ये अगला रूल है। और फिर इसके आखिरी वाला जो रूल है, द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज -3 to 768 टू +3 to 767। अब ये रेंज ऐसी क्यों दी है? क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई डेनिस रिचे ने ये रूल जो ठीक है लगाया, बट ये रेंज ऐसा क्यों दिया? इसको -32,000 या फिर +32,000 कुछ तो फिक्स वैल्यू रखता, ऐसे क्यों वैल्यू रखी -3 to 768 और +3 to 767? ये डेनिस रिची ने नहीं रखा हुआ है। ये आपका बिट डिपेंड करता है कि आप किस बिट सिस्टम पे काम कर रहे हो। अब एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर को समझने का कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में काम करती है, मतलब 010101 के फॉर्म में काम करती है। कंप्यूटर को सिर्फ 2 नंबर समझता है, 0 and 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर मेरा 16 बिट सिस्टम पे काम कर रहा हूँ मैं, तो सबसे बड़ा नंबर जो ये प्रोसेस कर पाएगा दैट कम्स अराउंड 65,536। 2⁻16 करिए कैलकुलेटर में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 16 बिट सिस्टम के लिए आपका 65,536 ये नंबर आपका आएगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो इंटीजर है उसमें हम पॉजिटिव निगेटिव भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा रेंज पॉजिटिव आ गया 65,536। तो इसका करेंगे क्या? तो बेसिकली आपको इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि आप आधे पॉजिटिव नंबर को निकालें, आधे निगेटिव नंबर को निकालें। ठीक है, तो एक रेंज हो गई प्लस वाली और एक रेंज हो गई आपकी माइनस वाली। तो रेंज हो गई -1 से -3 to 767, आधे निगेटिव आधे पॉजिटिव। टोटल रेंज में से हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, इंटीजर में मैं पॉजिटिव भी रखने वाला निगेटिव भी रखता, आधे पॉजिटिव रखेंगे आधे निगेटिव रखेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में आपने 0 कहीं कंसिडर नहीं किया। तो आपको 0 कंसिडर करने के लिए जैसे आप 0 यहाँ पे एडजस्ट करने जाओगे पूरे नंबर सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं 1 से कम करके इसको। तो हमारा जो रेंज बन रहा है इंटीजर का दैट इज दिस, -3 to 768 से लेके +3 to 767। इसलिए ये रेंज ऐसी आई।
तो आपका क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि सर अगर मैं 64 बिट सिस्टम में काम करूंगा तो क्या होगा, 2 to 64 होकर उसका रेंज बन जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम में अगर आप दे रहे हो आंसर्स तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई कि इंटीजर का रेंज -3 to 7682 +3 to 767 है, बट इज इट फिक्स्ड? नो, इट डिपेंड्स अपॉन द बिट सिस्टम ऑन विच यू आर वर्किंग, या फिर आपका जो कंपाइलर है जो चल रहा है वो कौन से बिट सिस्टम पे चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे फ्लोट कांस्टेंट के रूल्स की तरफ। फ्लोट कांस्टेंट का रूल मोटा मोटा सेम ही होता है, बट यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस होंगे ऑब्वियसली। जैसा कि हम इंटीजर में बोल रहे हैं कि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, हम फ्लोट में बोल रहे हैं कि उसमें डेसिमल पॉइंट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव रह सकता है, साइन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रह सकता है। ऑब्वियसली मैंने 3.2 को साइन नहीं दिया तो ये +3.2 ही कंसिडर किया जाएगा, एंड सो ऑन। सिर्फ इसका रेंज थोड़ा सा अलग है। द रेंज है इसका -3.4 एक्सपोनेंट 38 टू +3.4 एक्सपोनेंट 38, तो इसका रेंज कुछ ये आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये रेंज डाल के देखिए, आपको एक्चुअल वैल्यू कितनी बड़ी है वो समझ में आ जाएगी। सो विल कम टू नो हाउ दिस थिंग वर्क्स। इसके बाद आते हैं हम कैरेक्टर कांस्टेंट पे। कैरेक्टर कांस्टेंट का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि मैं कोई अल्फ़ाबेट या मैं कोई डिजिट या मैं कोई स्पेशल सिंबल अगर सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, और इसकी लेंथ जो रहेगी वो 1 कैरेक्टर रहेगी मैक्स। तो ये है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट का डेफिनेशन, ठीक है। ये बहुत कम हमें लगेगा, बट जब भी लगेगा तब हमें देखना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स। फिलहाल हम बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज वेरिएबल। और वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल या फिर वेरिएबल नेम इज नथिंग बट द नेम गिवन टू द मेमोरी विच होल्ड समथिंग। एक मेमोरी को दिए गए नाम को हम मेमोरी या मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, जिसमें हम कुछ न कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा int no1, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक मेमोरी ढूंढेगा जो उस समय पे वैकेंट है, उस मेमोरी को नाम दे देगा no1, और उस मेमोरी के अंदर पड़ा रहेगा गार्बेज वैल्यू, कचरा, पुराना कुछ डेटा। इट कुड बी -10, -99, +10, 100, कुछ भी रह सकता है उस मेमोरी में। अब अगर मैं बाद में बोलूँ कि इस no1 नाम के वेरिएबल में 10 डाल दो, तो वो उस मेमोरी में जो भी वैल्यू आपने बोली वो डाल देगा। तो टेक्निकली जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, या जो no1, no2, no3, x, y, z जो बोलते हो, ये जो वेरिएबल आप लिखते हैं, ये वेरिएबल्स जो है ये नथिंग बट द मेमोरी को दिए गए नाम को बोलते हैं। तो ये जो मेमोरी को नाम दिया हमने no1, एक मेमोरी ढूंढी कंप्यूटर ने, उस मेमोरी को नाम दिया no1, ताकि ये नाम आपको याद ना रखना पड़े, मेमोरी का एड्रेस बार बार याद ना रखना पड़े, आप उस मेमोरी के नाम से उसको पहचाने, आसानी होती है उसको समझने में। तो मेमोरी का नाम ज़्यादा सिंपल है याद रखना रादर देन इट्स एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस ना याद रखते हुए उसका मेमोरी का नाम हम लिखेंगे इसके बाद। तो जब कभी भी मैं no1 बोलूँगा कोड में, तो उसका मतलब है मैं 10 को रिफ़र करना चाहता हूँ, और अदर वॉट एवर द वैल्यू दैट इज़ देयर इन दिस मेमोरी। फ्यूचर में यहाँ पे कुछ और भी रह सकता है, तो वॉट एवर इज़ देयर इन द मेमोरी वो मुझे निकाल के दीजिए, बस इतना ही काम होता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो किसी मेमोरी को दिए गए नाम को हम वेरिएबल या वेरिएबल नेम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नाम दे रहे हो आप मेमोरी को, क्या मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ? आंसर इज नो। आपको इस मेमोरी को नाम देने के लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल है कि वेरिएबल नेम मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आती है वो लिख दे रहा हूँ कि सपोज अंडरस्कोर no1 2100, then 2no, int, float, no2, xyz, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट। इतने वेरिएबल मैंने बना लिए पहले रूल के हिसाब से, क्योंकि उसने बोला कि आप अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन करके इतने वेरिएबल्स, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपका वेरिएबल नेम दे सकते हो मेमोरी को। सेकेंड रूल बोल रहा है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो भाई ये तो कट गया, क्योंकि ये नंबर से चालू हो रहा है, ये भी कट गया, ये भी नंबर से चालू हो रहा है। तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर वाला रूल के कारण 2 हट गए हमने जो सोच के रखे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। चलो ये भी हट गया, क्योंकि यहाँ पे हमने रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट में बीच बीच में स्पेसेस दिए हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। अगला है
कि जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर रहेगी एज पर द एनसी स्टैंडर्ड, बट जनरली हम छोटा सा नाम देते मेमोरी को, बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखते। सी प्रोग्रामिंग में 7-8 कैरेक्टर तक, जनरली 8 कैरेक्टर इतना बड़ा नाम लिखते हैं, रिकमेंडेड है, बट आप 31 कैरेक्टर इतना बड़ा लिख सकते हैं। फिर वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव, इसका मतलब सपोज मैंने NO1 लिखा है कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में NO1 लिखा है, तो ये दो अलग अलग मेमोरीज हो गई। NO1 कैपिटल इज डिफरेंट, NO1 स्मॉल लेटर इज डिफरेंट, ये अलग अलग ट्रीट होगा वेरिएबल नेम में। और लास्ट, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। अब देखो इंट भी रिजर्व वर्ड है, ये भी नहीं चलेगा, फ्लोट भी रिजर्व वर्ड है, ये भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हमने जो शुरुआत में 7-8 कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे वेरिएबल्स के, उसमें से सिर्फ XYZ वैलिड है अभी, अंडरस्कोर NO1 वैलिड है अभी, और NO1 वैलिड है अभी, बाकी सारे बाईपास हो गए। ठीक है, तो एज पर द रूल्स आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये रूल्स हैं वेरिएबल्स के। सो हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखना लायक है कि जब हम मतलब जो कंपाइलर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें विजुअल स्टूडियो कोड के साथ अगर GCC कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो आपका एड्रेस कुछ ऐसा अलॉट होता है, और अगर आप टर्बो C कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो आपका एड्रेस कुछ ऐसे अलॉट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप जब भी एड्रेस प्रिंट करके देखोगे किसी वेरिएबल का, तो वो कैसे करना है वो आगे देखेंगे, बट अगर मैं GCC कंपाइलर के थ्रू किसी का एड्रेस प्रिंट करके देखूँ तो कुछ ऐसा कुछ दिखेगा मुझे, और टर्बो C कंपाइलर के थ्रू किसी मेमोरी का एड्रेस प्रिंट करके देखूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, एड्रेस जो जहाँ पे हमारा डेटा रहने वाला है वो अलग अलग आ सकता है अलग अलग कंपाइलर्स पे। फिर 32 कीवर्ड्स की लिस्ट हमने देखी थी थोड़ी देर पहले कि टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, और वो 32 कीवर्ड्स में से कोई भी वर्ड हम वेरिएबल नेम के लिए नहीं यूज़ कर सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि भाई मुझे इसको एज अ कीवर्ड यूज़ करना है कि इसको एज अ वेरिएबल यूज़ करना है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स वाई हम नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। जैसे C लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं जो फुल स्टॉप से क्लोज होता है, वैसा ही हमारा इंस्ट्रक्शन है वो सेमीकोलन से क्लोज होगा। यहाँ पे 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन, एक टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं और टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो हमने लिखा है इंट NO1, ये हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो हमने लिखा है इंट NO1, ये करता क्या है? जैसे आप ये लाइन लिखोगे ना तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी लेगा, उस मेमोरी को नाम दे देगा NO1 और बता देगा कि ये मेमोरी बनी है इंट डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये हो गया टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जो क्या करता है, एक मेमोरी ढूंढता है, मेमोरी को नाम देता है और बता के रखता है कि ये मेमोरी में क्या टाइप का डेटा फ्यूचर में जाने वाला है। अगर मुझे 2 मेमोरीज अलोकेट करनी है तो आप ऐसा एक के नीचे एक लिख सकते हो। पहले बार में पहली मेमोरी अलोकेट होगी, दूसरे बार में दूसरी मेमोरी अलोकेट होगी, और ये 2 मेमोरीज यहाँ पे रहेगी अवेलेबल आपके लिए कोड करते तक। क्या मैं ये 2 लाइन में लिखना ज़रूरी है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आंसर इज यस, यू कैन राइट दिस थिंग इन अ सिंगल लाइन। सिर्फ आपको जो भी वेरिएबल लिखने हैं वो कॉमा कॉमा करके लिखना है। अगर आपको 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, आप लिख सकते हो इंट NO1, NO2, NO3, NO4, NO5 एंड सो ऑन। तो अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने इन टाइप के, तो आप कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 मेमोरीज अलोकेट होगी। इस केस में एक का नाम होगा X, एक का नाम होगा Y, दोनों में फ्लोट वैल्यूज फ्यूचर में आप स्टोर कर पाओगे। और इसका भी शॉर्टकट है फ्लोट X, Y, मतलब दोनों एक साथ डिक्लेयर कर दो, ये आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जिससे मेमोरी अलोकेट होती है और उस मेमोरी में आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो फ्यूचर में। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है, बीच में कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है, इसका कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसका रिजल्ट आपका इस वेरिएबल में चला आएगा। तो बेसिकली NO1 जो है इसको बोलते हैं ऑपरेंड 1, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं ऑपरेटर, और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं ऑपरेंड 2। सो बेसिकली NO1 इन दिस केस इज ऑपरेंड 1, NO2 in this case is plus is in this case is operator, and NO2 in this case is operand 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो थ्रू आउट द सिस्टम के साथ। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के कुछ और रूल्स है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओनली 1 वेरिएबल इज अलाउड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल अलाउड है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करूँगा 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू एरिया, तो ऐसा गलत है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल और राइट साइड में कैलकुलेशन, तब काम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये रॉन्ग है एंड दिस इज राइट स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है उसमें लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल अलाउड है।
ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी यूज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 10 इक्वल्स एक्स प्लस वाई, नो, नॉट पॉसिबल। लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट नहीं अलाउ हो सकता इफ़ यू आर यूजिंग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। फिर अगला रूल है कि राइट हैंड साइड गेट सॉल्व फर्स्ट एंड आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड इज असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होगा, इसका सपोज आंसर है 10 + 20 30, वो 30 सम को दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। इस तरीके से ये काम करता है। तो दिस इज हाउ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब भी आप इंटीजर में ऑपरेशन करते हो मैथ्स में, तो रिजल्ट आपका जो भी आना है वही आता है। जैसे मैं 10/3 मैथ्स में करूँगा तो 3.333 आंसर आएगा, लेकिन ये सी के साथ नहीं होगा। सी क्या बोलता है कि अगर मेरा ऑपरेंड 1 इंटीजर है, ऑपरेंड 2 इंटीजर है, तो मेरा रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब पहली वैल्यू इंट है 10, दूसरी वैल्यू इंट है 3, बीच में ऑपरेटर है डिवाइड वाला, तो 10/3 का आंसर हमारा 3.33 आना चाहिए मैथ्स के हिसाब से। बट सी हमें सिर्फ 3 देगा क्योंकि दोनों इंटीजर है, पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर है, तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इंटीजर और फ्लोट में ऑपरेशन करोगे रिजल्ट फ्लोट आएगा, तो ठीक है, 10 इंटीजर है, 3.0 फ्लोट हो गया, तो आंसर फ्लोट में आया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है फ्लोट और इंटीजर में ऑपरेशन करोगे रिजल्ट फ्लोट आएगा, तो पहला फ्लोट है दूसरा इंटीजर है, तो भी मेरा रिजल्ट फ्लोट में आया। अगला बोल रहा है फ्लोट के बीच में ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट फ्लोट आएगा, तो ये भी फ्लोट है ये भी फ्लोट है, तो मेरा रिजल्ट भी फ्लोट आया। तो ओनली इंटीजर आंसर तब आएगा जब दोनों भी इंटीजर रहेंगे, तब जाके आपका आंसर इंटीजर आएगा सी लैंग्वेज में। तो ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि बहुत जगह पे ये आपको काम में आएगा। क्योंकि हमें ये लगता है कि 10/3 करूँगा तो मेरा आंसर 3.33 आना चाहिए जो मैथ्स दे रहा है, ऐसा नहीं होता है सी लैंग्वेज में। फिर आते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन पे। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में प्रिंटफ एंड स्कैनफ का इस्तेमाल होता है टू एक्सेप्ट एंड प्रिंट द थिंग्स ऑन द स्क्रीन। प्रिंटफ का इस्तेमाल होता है टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। स्कैनफ का इस्तेमाल होता है टू स्कैन डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। तो इसके लिए हम प्रिंटफ स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ ये दोनों फंक्शन एक लाइब्रेरी के अंदर पड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं हेडर फाइल stdio.h। तो इस फाइल के अंदर सारे के सारे हमारा प्रिंटफ स्कैनफ का लॉजिक लिखा रहेगा कि प्रिंटफ स्कैनफ ने काम कैसे करना चाहिए। इसके बाद कुछ और चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। %d इज ए इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %c फॉर कैरेक्टर, और इनको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब फॉर्मेट बताने वाला। %d का मतलब है मैं इंट के बारे में बात कर रहा हूँ, %f का मतलब मैं फ्लोट के बारे में बात कर रहा हूँ, %c का मतलब है मैं कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके कुछ डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस या कुछ वैल्यूज़ देखते तो आपको समझ में आएगा। इमेजिन करिए कि मुझे सीधा प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड या हेलो, तो मैं प्रिंटफ कैसे करूँगा। स्क्रीन पे मुझे, ये मेरा स्क्रीन है सपोज सी प्रोग्रामिंग का, इस पे मुझे हेलो लिखना है, तो मैं लिख दूंगा मेरे कोड में प्रिंटफ डबल कोट्स में हेलो, डबल कोट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, मेरे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा हेलो। ओके, तो इस तरीके से आप स्क्रीन पे कुछ लिख सकते हो। अगर मुझे लिखना है स्क्रीन पे वेलकम, तो मैं प्रिंटफ में लिख दूंगा वेलकम, तो जो भी मैं प्रिंटफ में लिखूंगा वो मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सी का आउटपुट विंडो है, जो भी प्रिंटफ में लिखोगे वो एज इट इज़ वहाँ पे आते जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सिर्फ मैसेज नहीं प्रिंट करना है, कुछ और भी प्रिंट करना है, तो क्या। तो जैसे कि ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है जहाँ पे हम NO1 की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो इमेजिन करिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, उसको लिखा NO1, और फिर मैंने बोला NO1 वाले वेरिएबल में 10 डाल दीजिए। तो ऑब्वियसली सी क्या करेगा, एक मेमोरी लेगा, इस मेमोरी को नाम देगा NO1 और इस मेमोरी में डाल के रख देगा 10। ठीक है, तो ये हो गया, ये ऑपरेशन हो गया। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ वैल्यू ऑफ NO1 इज़ 10, तो ये मेरा सी का आउटपुट विंडो है सपोज। तो इस पर मैं डबल कोट्स में जो भी लिख रहा हूँ दैट इज़ अ मैसेज टू बी प्रिंटेड। तो सी ने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ NO1 इज %d, नहीं, सी प्रोग्राम इधर %d नहीं लिखेगा। सी प्रोग्राम %d के जगह जो भी NO1 की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, एंड दैट इज 10। इसलिए हमारा आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ NO1 इज 10। ओके,
तो जब कभी भी आप सी प्रोग्राम में प्रिंटफ में %d या %f या %c लिखोगे तो वो समझ जाता है कि इसको प्रिंट नहीं करना है स्क्रीन पे, इसकी जगह कुछ ना कुछ और प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? तो कॉमा के बाद जो वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोली है वो प्रिंट करनी है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन प्रिंटफ। प्रिंटफ के बाद दूसरा जो स्टेटमेंट आता है जो हमें बहुत काम में आता है चीज़ें रिसीव करने के लिए, उस स्टेटमेंट का नाम है स्कैनफ स्टेटमेंट। स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़ होता है कीबोर्ड से चीज़ें लेने के लिए। तो कीबोर्ड से जो भी चीज़ें हमें चाहिए यूज़र से, तो वो चीज़ें हम स्कैनफ से लेते हैं। तो स्कैनफ से चीज़ें हम यूज़ करेंगे जस्ट टू इनपुट द वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे या कैसे हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे, लेट्स ट्राई विथ सम एग्जांपल्स। अब ये पहला एग्जांपल है कि भाई रिसीव 1 इंटीजर वेरिएबल इनटू NO1 वेरिएबल। तो मैं एक नंबर रिसीव करना चाहता हूँ इंटीजर टाइप का, किसमें? NO1 नाम के वेरिएबल में। तो मेरा स्कैनफ आएगा डबल कोट्स में %d एक बार और %NO1 कॉमा के बाद। तो ये क्या करता ना, जो भी वैल्यू कीबोर्ड से डाली है, सपोज मैंने 10, तो वो वैल्यू 10 उठा के यहाँ पे डाल देगा। तो ये जो मेरा आउटपुट विंडो है स्क्रीन का सी का, इस पर अगर मैंने 10 डाला डायरेक्टली, तो ये 10 मुझे चाहिए प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में। तो ये 10 रिसीव करने के लिए स्कैनफ में %d एंड NO लिखना पड़ेगा। तो ये जो 10 आपने यहाँ पे लिखा है वो क्या करेगा, NO1 की जो मेमोरी है उस मेमोरी में ये जो 10 आपने कीबोर्ड से डाला है वो रिसीव करेगा और वो उठा के NO1 मेमोरी में डाल देगा। तो NO1 वेरिएबल में 10 मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। यहाँ पे क्या बोला है, 2 इंटीजर वेरिएबल को NO1 NO2 में डाल दो। तो ये अज्यूम्ड करो कि ऑलरेडी 2 मेमोरी अलॉटेड होंगी NO1 NO2 नाम की, उनमें ऑलरेडी गार्बेज पड़ा रहेगा, ठीक है, 2 मेमोरी अलॉटेड है। अब हम बोल रहे हैं स्कैनफ करो %d 2 वैल्यूज़। तो जो हमारा आउटपुट विंडो है, इस आउटपुट विंडो में यूज़र 10 डालेगा और 20 डालेगा। जो 10 कीबोर्ड से डाला गया है वो मुझे डालना है पहले वेरिएबल में, और जो 20 कीबोर्ड से डाला है वो मुझे डालना है दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। तो जो 10 लिया वो पहले मेमोरी में डाल देगा, जो 20 लिया वो दूसरे मेमोरी में डाल देगा। इस तरीके से स्कैनफ स्टेटमेंट काम करता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे बोला कि भाई XYZ वेरिएबल में 3 फ्लोट वैल्यूज़ डालो। तो सेम स्टोरी, मैंने कीबोर्ड से अगर 1 डाला 1.1 तो इधर जाएगा, 1.2 इधर जाएगा, 1.3 इधर जाएगा। तो वो कीबोर्ड से वैल्यू रिसीव करते जाएगा और अप्रोप्रिएट इसमें डालता जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए कि जो डबल कोट्स है, उन डबल कोट्स में स्कैनफ में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है विदाउट स्पेस। आगे में जाके हम ये समझेगा कि इसमें कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं हम फॉर्मेटिंग के लिए, बट फिलहाल ध्यान में रखेगा कि हम बिना स्पेस के %d %f या %c लिखेंगे और वैल्यू जहाँ जहाँ पे रिसीव करनी है उसको लिखेंगे वेरिएबल्स को विथ %, क्योंकि यहाँ पे %, का मतलब होता है एड्रेस, उसके घर पे जाके छोड़ दो वो वैल्यू, एड्रेस, ओके। % स्टैंड्स फॉर एड्रेस। अब इसका जो एक्चुअल कोडिंग लिखना है सी प्रोग्रामिंग में वो 7 स्टेप्स में डिवाइड होता है। हमें जब भी कोई कोड लिखना है सी में तो वो 7 स्टेप में डिवाइडेड होता है। तो हमें 7 स्टेप समझने पड़ेंगे। 7 स्टेप कौन से हैं? तो पहला तो है कि भाई आपको जो कोड लिखना है वो मेन के कर्ली ब्रेस में लिखना है, ठीक है। ये तो समझ गया कि जो भी कोड लिखना है मुझे मेन लिखना पड़ेगा और मेन का कर्ली ब्रेस जो रहेगा उसके बीच में मैं मेरा कोड लिखूंगा। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, डिक्लेयर द वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम। जैसे 2 नंबर के एडिशन करना है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा मुझे 2 नंबर डिक्लेयर कर दो और उसका रिजल्ट करने के लिए स्टोर एक और वेरिएबल दे दो। तो ये मैं नंबर ऑफ वेरिएबल जितने भी मुझे प्रोग्राम में लगने वाले वो डिक्लेयर करूँगा। अगला स्टेप है क्लियर स्क्रीन करो, क्योंकि ये जो आपका आउटपुट विंडो होता है इसमें पहले से कुछ पड़ा हो सकता है। तो जो कुछ पड़ा हुआ है उसको क्लीन अप करने के लिए हमारे पास क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट है, जो आउटपुट विंडो में जो भी पड़ा होगा सीखे वो सब हटा देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से जो जो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है वो एक्सेप्ट करो। तो देखो क्या होता है ना, अगर मैं आउटपुट विंडो ऐसा लिखूँ, ऐसा बनाऊँ, सपोज ये मेरा आउटपुट विंडो है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, यूज़र को कुछ भी नहीं बताया क्या करना है, तो यूज़र कन्फ्यूज रहेगा क्या करना है। मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई एंटर टू नंबर। जब मैं यूज़र को बताऊंगा एंटर टू नंबर तब जाके उसको समझेगा 2 नंबर डालने हैं, तब वो जाके कीबोर्ड से 10 एंड 20 डालेगा। तो प्रिंटफ यूज़ करा जाएगा टू प्रिंट समथिंग टू द यूज़र कि भाई इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, और जब वो कीबोर्ड से चीज़ें डालेगा बाद में उसको रिसीव करने के लिए हम स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट प्रिंटफ एंड स्कैनफ स्टेटमेंट डज। फिर परफॉर्म द कैलकुलेशन इफ एनी। अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर तो ले लिए मुझे और मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है।
क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में राइट साइड में कैलकुलेशन रहेगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू स्टोर करेंगे हम, तो इसलिए कैलकुलेशन ऐसा कुछ होगा। फिर डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग प्रिंट एफ। अब हमें सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, हम बोलेंगे प्रिंट एफ सम इक्वल्स %d कॉमा सम एंड लास्ट गेट ch टू पॉज द स्क्रीन। स्क्रीन रोक के रखने के लिए हम गेट ch का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 7 स्टेप में डिवाइडेड कैसे है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली स्टेप तो बहुत ही क्लियर है कि भाई हाँ मुझे मेन से प्रोग्राम चालू करना है, तो मेरा प्रोग्राम मेन के करली ब्रेस से चालू होकर मेन के करली ब्रेस पे क्लोज होगा। दूसरा स्टेप है वेरिएबल डिक्लेयर करो। तो हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे, नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। तो टेक्निकली ऑब्वियस है, सी प्रोग्राम जाएगा 3 मेमोरी उठाएगा, एक मेमोरी को नाम दे देगा NO1, एक मेमोरी को नाम दे देगा NO2, एक मेमोरी को नाम दे देगा सम। ठीक है, 3 मेमोरीज अलॉकेट होगी। फिर हम क्लियर स्क्रीन करेंगे ताकि अगर हमारा जो आउटपुट विंडो है इसमें अगर ऑलरेडी कुछ पड़ा है, जो आउटपुट विंडो है सी का उसमें कुछ पड़ा है वो क्लीन हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने बोला एंटर 2 नंबर्स प्रिंट एफ की मदद से। तो यहाँ पे यूज़र को मैसेज जाएगा क्या, एंटर 2 नंबर्स। जो भी आपने प्रिंट एफ में लिखा है वो यूज़र को दिख जाएगा आउटपुट विंडो में। अब ऑब्वियस है मैं यूज़र हूँ, मुझे कोई बोल रहा है 2 नंबर डालने के लिए, ऑब्वियस है तो मैं क्या करूँगा 2 नंबर इनपुट डालूंगा कीबोर्ड से। तो जैसे मैंने कीबोर्ड से 2 नंबर डाले वो मुझे रिसीव करने, तो रिसीव करने के लिए हमारे पास स्कैनएफ स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा, पहला नंबर उठाएगा पहले वेरिएबल में डाल देगा, दूसरा नंबर उठा के दूसरे वेरिएबल में डाल देगा। तो कीबोर्ड से जो 10 and 20 डाला गया वो आ गया मेमोरीज में स्कैनएफ स्टेटमेंट से। अब आते हैं अगले स्टेप पे, परफॉर्म द कैलकुलेशन। क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। किसका किसका, नंबर 1 हैज़ टू बी एडेड विद नंबर 2। कर दो, 10 + 20 30 हो गया। ये 30 किस में डाल दो, सम में डाल दो। ठीक है, डाल दिया सम मेमोरी में 30, तो सम मेमोरी में 30 चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप प्रिंट द रिजल्ट। तो प्रिंट रिजल्ट करते हुए हमने क्या लिखा, एडिशन इज %d। तो हमें तो पता है %d तो प्रिंट होता नहीं, उसके जगह उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। कौन सी वैल्यू, जो कॉमा के बाद लिखी है। तो कॉमा के बाद जो सम लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सम में अभी क्या पड़ा है मेमोरी में 30, तो आउटपुट आएगा आपका दैट इज एडिशन इज 30। ओके, तो इस तरीके से आपका फाइनल आउटपुट आएगा एडिशन इज 30। दिस वे यू कैन वर्क विद द प्रोग्राम। तो आपको टोटल सिर्फ 7 स्टेप याद रखने हैं टू राइट द बेसिक प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा। जितने बार आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके समझेगा कि भाई हाँ इस पर क्या क्या एक एक स्टेप हो रही है, उतना आपका क्लियर वर्जन बनता जाएगा। और ज़रूरी नहीं है, अगर आप बिगिनर हो प्रोग्रामिंग में तो हो सकता है कि आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत जाए। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। अगर आप बिगिनर है, अभी भी प्रॉब्लम जा रहा है, सो रिपीटेशन इज़ द की टू सक्सेस। ये वीडियो एज वेल एज हमने आई आइकन पे एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया इसका। वो दोनों वीडियो आप अगर मल्टीपल टाइम्स लूप्स में देखेंगे तो आपका कंसेप्ट प्योरली जो प्रोग्रामिंग को लेके है या सी प्रोग्रामिंग को लेके है वो क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.